सो हे देयर हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। ये वीडियो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आप सबको पता है नवरात्रि चल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर में बिजी हो जाता हूँ। लेकिन डोंट वरी, आज जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल कब चाहिए होगा? जब आप पाकिस्तान से डील कर रहे हो। पाकिस्तान से क्या कर रहे हो? ओडीआई, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्ट देन सीजी अप्रूवल इज मैंडेटरी। अगर आप इन सब एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो देन सीजी का अप्रूवल मैंडेटरी है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, होता कैसे है? होता ऐसा है कि आप अभी पकड़ लो, तुमको पाकिस्तान में करना है इन्वेस्ट, ठीक है, या फिर तुम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में करना है इन्वेस्ट। तो होगा क्या? होगा ये कि तुम एप्लीकेशन भेजोगे। कहाँ पे भेजोगे एप्लीकेशन? ईडी बैंक को भेजोगे, क्योंकि बैंक से ही तुम्हारा सारा पैसा जो जाना है वो जाएगा, आना है वो आएगा। तो ईडी बैंक को तुम बताओगे और ईडी बैंक जो है आरबीआई को बताएगा एंड आरबीआई जो है तुम्हारा सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा, ठीक है। तो उनसे अप्रूवल तुमको मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से हैं? एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, सबमरीन केबल सिस्टम, स्टार्टअप और अदर स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है। बस तेरे को यही याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इन सब टाइम पे चाहिए होगा। अब देखो और एक चीज़, अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो तुमको पता है, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक परमिशन चाहिए होगा वहाँ पे तुमको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है तुमको चाहिए होगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो वहाँ पे चाहिए होगा, पाकिस्तान में कर रहे हो वहाँ पे चाहिए होगा। रिजर्व बैंक मतलब सोनली रिजर्व बैंक से परमिशन तुमको कब चाहिए होगा? तुमको परमिशन तब चाहिए होगा जब तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है यूएसडी $1 बिलियन। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये किससे चाहिए होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक से तुमको लेना होता है। क्यों लेना होता है? अगर पकड़ ले तो तेरा किसी प्रकार का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तूने किसी प्रकार का लोन वगैरह दे रखा है, उसको कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तू विल फॉर डिफॉल्टर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तुम्हारा अकाउंट जो है वो घोषित कर दिया गया है। वो विलफुल डिफॉल्टर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो जब तू बैंक से लोन लेता है और उसके बाद चुकाता नहीं है पैसा, फिर है विलफुल डिफॉल्टर, तू बन गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तेरे ऊपर तो तब तेरा एनओसी चाहिए होगा बैंक से, अंडरस्टूड, क्योंकि तू फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब तेरे पास पैसा नहीं है बैंक में देने के लिए, तूने लोन ले रखा है या फिर तू एज अ विलफुल डिफॉल्टर बन चुका है, तो कैसे तुम सोच रहे हो कि यार बाहर तुम इन्वेस्ट करोगे, है ना। तो अगर बैंक ने कह दिया कि हाँ चलो ठीक है कर ले बाहर इन्वेस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लग जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सीधा इधर आ जाओ, मोड ऑफ पेमेंट फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ये तो स्टैंडर्ड तुमको पता है, रेमिटेंस वाया बैंकिंग चैनल ही होता है, मतलब पैसा आना जाना जो है वो स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? बैंकिंग चैनल, बैंक से होता है। दूसरा होता है अगर तूने आरएफसी अकाउंट खोल लिया। ये आरएफसी अकाउंट क्या होता है? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी होता है। क्या होता है बताओ? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी। अब ये तुम्हारा फॉरेन में तुम्हारा एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फंड इन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये रेसिडेंट फॉरेन करेंसी होता है। अब ये जो रेसिडेंट फॉरेन करेंसी है ना, ये एक्चुअली अकाउंट जो है ना डॉलर्स मतलब फॉरेन करेंसी में होता है, मतलब ये इंडियन करेंसी में नहीं होता है, अकाउंट फॉरेन करेंसी में होता है और तुम्हारे इस अकाउंट में फॉरेन करेंसीज डिपॉजिट होते हैं। तो तुम बाहर में इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो तो यही फॉरेन करेंसी तुम यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि तुम्हारा वैल्यू कम नहीं हो जाता, मतलब पैसे का वैल्यू कम नहीं होता। ये अकाउंट ही होता है, इसमें फॉरेन वैल्यूज फॉरेन करेंसीज यहाँ पे होल्ड करने के लिए। यूएस डॉलर में ही होल्ड होगा इस अकाउंट में, पैसे रुपी में नहीं होल्ड होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ से तुम कर सकते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह। उसके बाद स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है? स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करना, ये भी पॉसिबल है। फिर प्रोसीड ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, वहाँ से भी तुम अपना पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीड मतलब क्या? मतलब पैसा जो आ रहा है फ्रॉम द अमेरिकन एडीआर एंड जीडीआर, ठीक है। अब एडीआर जीडीआर तुमको सीएमएसएल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा, है ना। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, प्रोहिबिटेड पेमेंट मेथड, कैश नहीं होगा, बाय वे ऑफ कैश इज नॉट परमिटेड, याद रखियो। इंडियन एंटिटीज कैन रेमिट टू ओवरसीज ऑफिस ब्रांच ओनली फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस नॉट फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। फिर नो पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन एंटिटी। नेपाल एंड भूटान, इन्वेस्टमेंट इन नेपाल एंड भूटान एज पर फॉरेन, इसका तो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, ठीक है। तो मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशन 2016 के तहत जाएगा ये, तो प्रोहिबिटेड पेमेंट का मेथड है ये, ठीक है। रिपैट्रिएशन,
मतलब ड्यू प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज मस्ट बी रिपैट्रिएटेड टू इंडिया इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज, मतलब वही है, इंडिया में वापस आना चाहिए वही पैसा। ये एक्सप्लेन हो चुका है रिपैट्रिएशन, पहले हम लोगों ने पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। अब सीधा इधर आ जाओ प्राइस गाइडलाइंस में। प्राइस गाइडलाइंस में क्या होता है, सिंपल चीज़ है, देखो, to ensure that all the transaction involving overseas investment are conducted at arm's length price या फिर preventing undervaluation। ठीक है, तो तू फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा है। अब फॉरेन में क्या इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सा तू जहाज खरीद रहा है, कौन सा तू बिल्डिंग बनाना है, या फिर जो कुछ भी तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉरेन में, क्या वो फेयर प्राइस में है कि नहीं। अगर फेयर प्राइस में नहीं हो तब तो कोई करप्शन चल रहा होगा। अगर तू ज़्यादा पैसे में वो खरीद रहा है, $1 का चीज़, $1 का चीज़ तू अगर $2000 में खरीद रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का करप्शन, रॉन्ग डूइंग हो रहा होगा। तो ये सब टेक केयर कौन करता है, टेक केयर करता है तुम्हारा एडी बैंक। ठीक है, एडी बैंक करेगा पूरा ड्यू डिलीजेंस, मतलब जिस बैंक से तेरा पैसा निकलेगा। मस्ट इंश्योर कंप्लायंस। ठीक है, अच्छा, एडी बैंक क्या करेगा, अच्छा और एक चीज सुनो, एडी बैंक क्या करेगा, ड्यू डिलीजेंस मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स। या ओवरसी अगर तू तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना, कैसे, किस वैल्यू पे करेगा, ये एडी बैंक डिसाइड करेगा। वो होता कैसे है, ये एडी बैंक डिसाइड करता कैसे। अब देखो, बैंक का ना पॉलिसी वगैरह बनना तो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एडी बैंक हो तो तुम्हारा पॉलिसी वगैरह बनना इंपॉर्टेंट है, तो मैंडेटरी इंटरनल पॉलिसी तुम्हारा बनाना होगा। ठीक है, कि पैसा जो है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कितना पैसा वहाँ पे, क्या कौन सा कन्वर्शन चलता है वगैरह, कन्वर्शन इन सेंस कि, या तुम जो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये सारा रूल्स, इंटरनल रूल्स जो है ना, पॉलिसी बनाते हैं वो लोग। ये बनता है पॉलिसी आफ्टर बोर्ड अप्रूवल। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स, covering documentation and valuation। अच्छा, approved by the board on how the bank will access the FV of overseas investment। FV मतलब क्या, फॉरेन में जो कोई आइटम है उसका फेस वैल्यू क्या है, ये एक्सेस कौन करेगा, ये एडी बैंक एक्सेस करेगा। ठीक है ना, अगर फेस वैल्यू उसको नहीं पता तो उसको पता कैसे चलेगा कि इस चीज़ का, इस आइटम का एक्चुअल अमाउंट क्या होना चाहिए, और तुम जो ये ट्रांसफ़र कर रहे हो, पैसा लेन देन कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फेयर वैल्यू पे हो रहा है कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है, ये फेयर वैल्यू है, याद रखना, एफ वी ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये हो चुका है, क्लियर है। प्राइसिंग गाइडलाइंस कैसे सेट होता है बाय द ईडी बैंक, हमारा क्लियर हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ और लिक्विडेशन ऑफ ओवरसी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ट्रांसफर देखो, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल। अच्छा, हु कैन ट्रांसफर द इक्विटी कैपिटल, याद रखना हमेशा, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु होल्ड्स द इक्विटी इन अ फॉरेन एंटिटी। फॉरेन एंटिटी में क्या बताओ, फॉरेन एंटिटी में इक्विटी होल्ड कर रहे हो तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी कैपिटल तुमको याद रखना, अंडरस्टूड। अच्छा, अब कुछ रूल्स रेगुलेशन रहेगा, तो द ट्रांसफर मस्ट कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लिमिट। लिमिट के अंदर ही तुमको करना होगा। प्राइसिंग गाइडलाइंस जो हम लोगों ने एडी बैंक ने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग तुमको करना होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा, डॉक्यूमेंटेशन होना होगा, प्राइसिंग गाइडलाइंस होना होगा, लिमिट के अंदर करना होगा। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। फिर रिपोर्टिंग भी करना होगा ऑब्वियसली। अब एलिजिबल बायर्स के मतलब कौन खरीद सकता है, याद रखना हमेशा, कौन खरीद सकता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया दोनों खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर देखो, अच्छा, ये जो मर्जर है ना, ये मैं तुमको इस प्रकार से समझाता हूँ कि लिक्विडेशन जब होता है, क्या होता है दोस्तों, लिक्विडेशन, ये लिक्विडेशन है ना, तो लिक्विडेशन जब होता है, लिक्विडेशन किन कारणवश होता है, या तो मर्जर हो रहा हो, एमलगेमेशन हो रहा हो, या तो डी मर्जर हो रहा हो, फॉरेन सिक्योरिटीज़ का बाईबैक हो रहा हो, तो लिक्विडेशन, तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा लिक्विडेशन का कारण बनता है। ठीक है, या तो मर्जर हो रहा हो, या तो मर्जर हो रहा हो, एमलगमेशन, डी मर्जर, ये सारा, क्या ये समझ में आ रहा है। तो अगर इस प्रकार से है, इफ़ ट्रांसफ़र लिक्विडेशन इज़ ड्यू टू मर्जर, अगर मर्जर के कारण हो रहा हो ट्रांसफ़र या तो लिक्विडेशन, तो ठीक, किसके कारण, मर्जर के कारण, एमलगमेशन के कारण, डी मर्जर के कारण, बाईबैक ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ के कारण, या फिर लिक्विडेशन के कारण अगर हो रहा हो क्या, ट्रांसफ़र या तो लिक्विडेशन, तो इट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। बस तुमको यही याद रखना है कि कंपिटेंट अथॉरिटी से तुमको अप्रूवल लेना होगा। इंडिया में कंपिटेंट अथॉरिटी तुम्हारा NCLT, RBI, CG, ठीक है, ये सारे होते हैं। ठीक है, और होस्ट कंट्री से तो तुमको लेना ही होता है। बस तुमको ये याद रखना, इन इंडिया और द होस्ट कंट्री, बस। ठीक है, अच्छा, रिपेट्रिएशन ड्यूज़ क्या होता है, ये देख, रिपेट्रिएशन ऑफ ड्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तेरे को समझना होगा। रिपेट्रिएशन ऑफ ड्यूज़ क्या है कि ये तुम्हारा इंडियन कंपनी है और ये तेरा फॉरेन कंपनी है। ठीक है,
फॉरेन कंपनी में अगर तेरा कोई भी किसी प्रकार का ड्यू जमा है, ड्यू मतलब ये ड्यू कि फॉरेन कंपनी तेरे को पे करेगा, ठीक है, ड्यू जमा है, जैसे कि सर एग्जांपल के तौर पे लोन, ठीक है, फिर डिविडेंड, फिर आ गया तेरा सेल का प्रोसीड, सेल प्रोसीड, ठीक है। तो तूने इंडियन कंपनी ने अपनी जो फॉरेन कंपनी है, मतलब ये जो फॉरेन सब्सिडरी है, इसको क्या दिया, या तो लोन दिया। अब इंडियन कंपनी जो फॉरेन सब्सिडरी, सब्सिडरी कैसे बना, ऑब्वियसली इक्विटी स्टेक है हेल्ड करके रखा हूँ तब ना जाके वो सब्सिडरी बना। तो उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो डिविडेंड मेरे को भी मिलना चाहिए, तो तुमको क्या मिलेगा, डिविडेंड। और तुमने लोन दिया है या तो तुमने सेल किया है कुछ प्रोडक्ट जो है, किसको सेल किया है, तुम्हारे इस फॉरेन सब्सिडरी को सेल किया है, तो ये सारा जो है ना ड्यू रखा है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है तुमको। तो अगर तुमको पेमेंट नहीं मिल रहा है, ड्यू रखा है, अगर पेमेंट नहीं मिला, ड्यू रखा है, लोन, डिविडेंड, सेल प्रोसीड, पेमेंट नहीं मिला है, ड्यू रखा है, तो अपना ये एक्ट कहता है कि दोस्तों तेरे को ये सब सब पैसा जो है ना वापस घर में रिपैट्रिएट करना होगा। रिपैट्रिएट मतलब वापस इंडिया में लेकर आना होगा, ठीक है। कब, अगर तू सोच रहा है कि ये जो फॉरेन कंपनी है, तेरा जो फॉरेन सब्सिडरी है, इसमें तू अपना स्टेक सेल कर देगा, क्या सेल कर देगा, स्टेक, अपना हिस्सा सेल कर देगा, तो इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि स्टेक सेल करने से पहले तेरे को जो डिविडेंड लेना था वो डिविडेंड लेकर आ, तेरे तूने जो लोन दिया था उस लोन का पूरा अमाउंट चुका, मतलब उनको बोल चुकाने के लिए, तूने जो सेल किया था उसका पैसा तेरे को लेने के लिए बोल, देने के लिए बोल, वो पूरा कंप्लीट होगा तब जाके तू जाके फॉरेन कंपनी का जो भी तेरा स्टेक है तू सेल करना चाहते हो तो कर सकता है। सिंपल चीज़ यही है, रिपेट्रिएशन ऑफ ड्यूज यही होता है, ठीक है। एक छोटा सा तुम्हारा यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन तुमको रीड करना है। एक्सेप्शन ये है कि जो कुछ भी इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, जो इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको एक्सेप्शन में तुम डाल सकते हो, जैसे कि एक्सपोर्ट का रिसीवेबल, ऑपरेशनल का इनकम, ट्रेड का क्रेडिट, ये अगर बचा कुचा है तो तब भी तुमको, अगर ये वापस तुम नहीं लेकर आ रहे हो और तुम सेल कर सकते हो, अपना डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर तुमको ये वापस नहीं लेना है तब भी तुम डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? ये एक्सपोर्ट रिसीवेबल ट्रेड क्रेडिट, क्या एक एग्जांपल शॉर्टकट में तुमको समझाता हूँ, ठीक है। तुमको मैं एक्सपोर्ट रिसीवेबल समझाता हूँ। एक्सपोर्ट रिसीवेबल मतलब जैसे इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी को, फॉरेन सब्सिडरी को एक्सपोर्ट किया सामान, ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट किया, क्या किया बताओ, एक्सपोर्ट किया, ठीक है। इफ एन इंडियन कंपनी एक्सपोर्टेड गुड्स टू इट फॉरेन सब्सिडरी और उसका पेमेंट बचा है, क्या बचा है बताओ, पेमेंट बच चुका है, ठीक है, पेमेंट अभी भी ड्यू है, तो ये रिसीवेबल जो है ना, जो ड्यू है, ये मैटर नहीं करता है। तू ड्यू रिसीव करने से पहले भी तू डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट हो, जैसे तेरे को समझाया था लोन, जैसे तेरे को समझाया था लोन क्या है, एक प्रकार का डेट ही है, लोन, डिविडेंड, ठीक है, इक्विटी से आ रहा हो पैसा, डेट इंस्ट्रूमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट से पहले तू लेकर आ पैसा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया तेरा रिपेट्रिएशन ऑफ ड्यूज, ठीक है। अच्छा, फिर देखो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, क्या बताओ, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओवरसीज का इन्वेस्टमेंट। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रिस्ट्रक्चरिंग चीज किस चीज का होता है? रिस्ट्रक्चरिंग होता है हमेशा बैलेंस शीट का, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे बोला, पहले पढ़ा देता हूँ फिर तुमको कीमत समझ में आएगा कि तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर तुमको ये जो एहसास होगा ना कि सर ने तो बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, ये एहसास होगा। देखो, परमिशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, इंडियन रेसिडेंट विद ओडीआई इन फॉरेन एंटिटी कैन परमिट इट्स बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग if the foreign entity had losses for the previous 2 year, ठीक है। मतलब क्या, तू है इंडियन कंपनी, तेरा है फॉरेन सब्सिडरी, इसने पिछले 2 साल में 8 करोड़ का लॉस किया है और तूने टोटल लोन दे रखा है, 10 करोड़ का। अब अगर तू एज एन इंडियन कंपनी अपने सब्सिडरी को क्या करेगा, फोर्स, क्या कर रहा है, फोर्स,
कि मेरा जो 8 करोड़ का तूने लॉस कर दिया, मेरा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अब मेरा पैसा जो है वापस कर पूरा का पूरा। तो इससे क्या हो सकता है, इससे ये जो फॉरेन फॉरेन कंपनी है ना, फॉरेन सब्सिडरी जो है, ये कोलैप्स हो सकता है, बंद हो सकता है। इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है, लोन का कुछ हिस्सा तो इक्विटी में चेंज कर दे, ऐसा भी होता है। ठीक है, कि तुमने लोन दिया, मैं पैसा वापस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे कंपनी में हिस्सा तेरा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, इक्विटी बढ़ा दे। अगर ये ना हो, अगर ये ना हो रहा हो, अगर इक्विटी ना बढ़ रहा हो, तो क्या हो सकता है, तो और एक चीज़ सकता है कि तुमने डिमिनिश कर दिया, या फिर तुमने कम कर दिया तुम्हारा लोन का बर्डन जो है ना, राइट ऑफ कर दिया तुमने बोला कि चल ठीक है, नहीं चाहिए होगा। तो तूने जो है, तेरा जो ये लोन का अमाउंट है 10 करोड़ का था, लॉस हुआ है बेचारे को 2 करोड़। अब सब्सिडी तो तुम्हारा ही बच्चा होता है, तुम उसको तो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, 10 करोड़ जो है ना, इसको तुम कर दोगे 5 करोड़, बोलोगे चल ठीक है 5 करोड़ तू वापस करना, ठीक है, जब कर सकता है तब कर, 10 करोड़ मैं नहीं मांगूंगा। वरना तू फोर्स करेगा ना तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल चीज़ वही है। तो ओडीआई तो अपना बैलेंस शीट वो जो है रिस्ट्रक्चर कर सकता है। डिमिनिशन कितना करे, इन आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू इंडियन रेसिडेंट मस्ट नॉट एक्सीड प्रोपोर्शनल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, डिमिनिशन इन आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू इंडियन रेसिडेंट मस्ट नॉट एक्सीड प्रोपोर्शनल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पकड़ ले, तूने कंपनी में 10 करोड़ का तेरे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कंपनी ने लॉस कर रखा है 20 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 10 करोड़ का तेरा इन्वेस्टमेंट है, 20 करोड़ का तेरा कंपनी का लॉस है, फॉरेन कंपनी का लॉस है, और तू है इंडियन कंपनी जो ने इन्वेस्ट कर रखा है, 20 करोड़ का लॉस है। तूने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ऊपर है भैया लॉस, उससे 10 करोड़ ज़्यादा है लॉस। तो क्या तेरा जो ये 10 करोड़ है, इसको अगर मैं कहूँ कि ये अभी तेरा 10 करोड़ प्लस में है ना, इसको अगर मैं -10 कर दूँ, मतलब मेरा जो ये 20 करोड़ का लॉस है, 10 करोड़ मैं रिकवर करूँगा, तेरा जो ये लोन है ये मैं ना दे के रिकवर करूँगा, और 10 करोड़ तेरे को कहूँगा कि तू भर। सब्सिडरी कंपनी जो है, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को कह रहा है मेरा 20 करोड़ का लॉस हो चुका है, 10 करोड़ तो मैं तेरा वापस नहीं करूँगा, और 10 करोड़ मेरा जो जो लॉस हुआ है वो तू भर। ऐसा नहीं हो सकता। तो जितना इन्वेस्टमेंट मैंने किया है उससे ज़्यादा तो तू रिकवर नहीं कर सकता हमसे। रिकवर कैसे करेगा, मतलब उससे ज़्यादा तो डिमिनिशिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता ना, उतना ज़्यादा तो डिमिन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना, कम तो हो ही नहीं सकता। मैंने दे के रखा है तेरा 10 करोड़ का, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ मैं पूरा का पूरा माफ़ कर दूंगा। अगर मैंने लोन भी दे रखा हो तो चल, मेरा सब्सिडरी है, 10 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया मैंने, पूरा का पूरा लोन मैं माफ़ भी कर सकता हूँ। लेकिन कि इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, 20 मैंने लोन दिया है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का लोन कैसे, 20 करोड़ का मैं कैसे माफ़ कर दूँ? समझ में आ रहा है ना, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मैं तेरे को कैसे माफ़ कर दूँ? समझ में आ रहा है? तो वो मतलब तरीका ऐसा होता है कि बेटा है सब्सिडरी, बेटा ने 20 रुपये का लॉस किया, पापा ने 10 रुपये दिया था, अब पता नहीं बेटे ने 20 रुपये का लॉस कैसे किया। अब बेटा के पापा को कह रहा है कि 10 रुपये आपका गया और फिर से 10 रुपये तुमको देना होगा, तो ऐसा अलाउड नहीं है। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो सिंपल वे में समझा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो तुम मतलब कम कर रहे हो ना, ये जो जैसे मैंने तुमको समझाया था यहाँ पे, चल 5 करोड़ दे दे, तो जो 5 करोड़ तूने कम कर दिया ना, तो एक खुशी खुशी नहीं कर सकते तुम, परमिशन लेना होगा। परमिशन ऐसे लेना होगा, सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। अगर तू जितना भी तेरा डिमिनिशिंग कर रहा है अमाउंट, अगर पकड़ ले 10 मिलियन यूएसडी से ज़्यादा हो, या फिर 20% जितना तेरा ड्यू है, मतलब तूने लोन दिया है 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ का 20% जो है उससे ज़्यादा डिमिनिश हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 करोड़ का डिमिनिश कर दिया था ना, तो पकड़ ले 10 करोड़ का 2%, दो कह रहा हूँ सॉरी 20%, ठीक है। 10 करोड़ का 20%, इससे ज़्यादा अगर जा रहा हो, इससे ज़्यादा अगर जा रहा हो तो याद रखना, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर जा रहा हो तो याद रखना कि तुमको चाहिए होगा सर्टिफिकेशन, ठीक है। ज़्यादा कहाँ जा रहा है सर, वो कम हो रहा है, मतलब तुम्हारा लॉस हुआ है, मैंने 10 करोड़ तुमको दिया था, अब तुम कह रहे हो कि 10 करोड़ रिटर्न नहीं कर पाओगे, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है मैं कम कर रहा हूँ, कितना कम करूँ? अगर 20% से ज़्यादा, ये जो 10 करोड़ मैंने तेरे को दिया ना, इससे अगर 20% से ज़्यादा मैं कम कर रहा हूँ तो मेरे को परमिशन चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है।
और दूसरा चीज़ है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा ही हो सकता है, इट मस्ट बी सर्टिफाइड ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। बस यही याद रखो। सर्टिफिकेट में क्या होगा, रीड करना होमवर्क है। एक्यूमुलेटेड लॉस रहेगा, प्रोपोर्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, डिमिनिशन कितना हुआ है। अच्छा, तुम कंफर्मेशन भी बताना है कि भैया मैंने जितना जितना प्रोपोर्शनेट मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा मैंने जो है डिमिनिश नहीं किया है। डिमिनिश डज नॉट एक्सीड प्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अच्छा, एफसीए, ये तुमको समझाया था मैंने। एफसीए क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट याद रखना, ये क्या होता है। इंडियन एंटिटीज़ कैन ओपन, होल्ड एंड मेंटेन एफसीए अब्रॉड। कहाँ पे, बाहर होता है। किस पर्पज़ के लिए, ओडीआई के पर्पसेस के लिए। किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, रिसीविंग डिविडेंड, सेल का प्रोसीड, मैनेजिंग ऑपरेशनल फंड। तो तुम इंडिया से बार बार पैसा थोड़ी ट्रांसफ़र करोगे, बाहर में एक पैसा खोल लोगे ना बैंक। तो ये रीड करना, ये तुम्हारा सिर्फ ऑब्लिगेशंस है। ये भी होमवर्क है। जितना मैंने मार्क करवाया ना, उतना जितना मैं मार्क करवा रहा हूँ इतना तुम होमवर्क कर लेना। ये तुम आराम से पढ़ पाओगे घर में बैठ के। जितना मैंने लाइन कर दिया, मतलब तुम्हारा पूरा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, बस यही तुमको याद रखना होता है। देखो चीज़ ये है ना कि जो मैं तुमको कह रहा हूँ ना घर में पढ़ो, वो तुमने ऑलरेडी मैंने करवा रखा है तुमको। जैसे तुमको ये समझाता हूँ, देखो कि लिखा क्या, एन इंडियन एंटिटी कैन मेक ओडीआई इन इक्विटी फॉर बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। मतलब सही काम के लिए ही तुम ओडीआई कर सकते हो। तो क्या ये तुमको पता नहीं था? पता तो था ना, तो इसलिए तो मैंने होमवर्क दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमको लिमिट, मतलब तुमको कुछ रूल्स याद रखने हैं। इंडियन एंटिटी एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी। तो कैन मेक ओडीआई इन ए फॉरेन एंटिटी इफ पोस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर preceding 3 financial year, registered with a regulated by an Indian financial service regulator, obtained required approval from Indian and host country regulators। तो ये कुछ रूल्स हैं तो तुमको याद रखने हैं बस। अच्छा, लिमिट तुमको याद रख लो। लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो हम लोग कहते हैं ना कि फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहेंगे, तो कितना फाइनेंशियल, टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट शैल नॉट एक्सीड 400% ऑफ इट्स नेटवर्थ। याद रखियो, तुम्हारा जो नेटवर्थ है उससे 400% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कमिटमेंट। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। आईएफएससी, बाई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ओवरसी इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी बाई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आईएफएससी ओवरसी है या फिर इंडिया में है? इंडिया में है, लेकिन कहते हैं हम लोग ये फॉरेन लैंड है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर याद रखियो। तो ओपी इन आईएफएससी इन्वेस्टमेंट फंड, इंडियन एंटिटीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कैन मेक ओपी इंक्लूडिंग स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन इन यूनिट्स इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय आईएफएससी इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल। बस आईएफएससी द्वारा, आईएफएससी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यहाँ पे जैसे ये कहाँ पर है, गुजरात गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पे गुजरात गिफ्ट सिटी के अंदर में जो भी इंस्टीट्यूशन चल रहा हो, मतलब वहाँ पे बना हो, वो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उन्होंने अगर किसी प्रकार का यूनिट वगैरह, यूनिट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया, तो वो वहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहाँ पे तुमने इन्वेस्ट किया तो इट इज़ इक्वल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बस वही बात है, रीड करना है बस। ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस याद करो ना करो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ओडीआई इन स्टार्टअप। स्टार्टअप में ओडीआई क्या हो सकता है? हाँ, ओनली फ्रॉम इंटरनल एक्यूरल्स, तुम फंड से निकाल के ओडीआई कर सकते हो। ओनली फ्रॉम ओन फंड, नो बोरोड फंड। क्यों ये कहा जाता है इन स्टार्टअप? क्योंकि स्टार्टअप बनता ही है बोरोड फंड से। ओन फंड कहाँ से उनके पास आएगा? तुम फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद के फंड से करो। तुम्हारे पास खुद का फंड होता तुम स्टार्टअप थोड़ी होते। शैल नॉट बी मेड आउट ऑफ बोरोड फंड। ठीक है। अच्छा, बस यही है, तुमको याद रखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीपल लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, ये तो तुमको पहली क्लास में समझा दिया था। मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज नॉट अलाउड। ठीक है, 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन है किनको? बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज। Restriction on acquisition of transfer of immovable property outside India. A person resident in India shall not acquire or transfer any immovable property outside India without general और स्पेशल आरबीआई परमिशन। तो आरबीआई का परमिशन चाहिए होगा, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी देखा है। बस यहाँ पे ख़त्म चैप्टर। ठीक है,
हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जितना मैंने मार्क करवाया इतना करो, बाकी जो है यहाँ से रीड कर लो। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर दिस चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से लिख सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।